हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिहार बीटीसी के साइंस का अध्याय नंबर 8 जलवायु और अनुकूलन। हम लोग रोज़ प्रकृति में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। सूर्य का निकलना, डूबना, चांद का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना, पवन का तेज गति से चलना, तूफान या मोटे चक्रवात, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, तेज पवन का झोंका आदि घटनाएं दिन रात होती रहती है। इसके अतिरिक्त भी प्रकृति के असाधारण दृश्य आकाश में हम देखते हैं, जैसे वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का निकलना। ये सब परिवर्तन जो है ना, हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। किसी स्थान पे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के दिन प्रतिदिन की स्थिति जो है ना, उस स्थान का मौसम कहलाती है। हमारा दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होता है। मौसम की जानकारी हमें समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो और दैनिक समाचार पत्रों से प्राप्त होती है। दैनिक समाचार पत्रों में मौसम की रिपोर्ट, जिनसे ताप, आर्द्रता, वर्षा के बारे में जानकारी होती है। हम लोग दूरदर्शन और टीवी में प्राय सभी चैनलों पे समाचार के बाद या समाचार से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। तो ये तालिका बना हुआ है कि इस एक तालिका बना सकते हैं कि आज एक इस डेट को तापमान कितना था, अधिकतम कितना, न्यूनतम कितना, उसी तरह आर्द्रता कितना था और अधिकतम कितना और न्यूनतम कितना, वर्षा का कितना चांस है। ये सब हम लोग तालिका में भर सकते हैं। तालिका जो देखिए, इस तालिका में क्या है, एक सप्ताह का मौसम जो समाचार पत्र में दर्शाया गया है, उनमें क्या सभी 7 दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा मापन समान है। आप पाएंगे प्रत्येक दिन के तापमान और आर्द्रता में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसी पर आप घर से टीवी पर दिखाए जाने वाले समाचार से अपने राज्य के 4 शहरों का तापमान, आर्द्रता और वर्षा नोट कर लाएंगे। आप शहर का नाम लिख लेंगे, जैसे मेरा शहर है मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, तो ऐसे एग्जाम्पल है। तो आप मान लीजिए रख लीजिएगा। जिस प्रकार समाचार पत्र में तालिका बनाकर दर्शाया गया है, उसी प्रकार टीवी में दर्शाए गए आंकड़ों को सूचीबद्ध करना है। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि प्रत्येक दिन में तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा में परिवर्तन के साथ साथ स्थान के अनुसार में भी क्या परिवर्तन होता है। मौसम किसे कहते हैं? किसी स्थान का तापमान, यानी कोई स्थान है उसका तापमान, उसका आर्द्रता, उसका वर्षा, पवन वेग, प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाता है। अब आते हैं, किसी भी स्थान का मौसम एक तरह का नहीं होता, ये दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इसलिए हम आम बोलचाल में ये कहते हैं कि आज का मौसम बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, यह हर क्षण बदलता है। कभी कभी हम देखते हैं बहुत कड़ी धूप निकली है, लेकिन अचानक ही बादल घिर जाता है और तेज वर्षा होने लगती है। तो मौसम की विभिन्न अंगों की जानकारी हम ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें आप मौसम जैसा है, जैसे 35 से ऊपर है तो ऐसे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ये सब दिन, यहाँ दिन लिखा हुआ है, ठीक है। इस डेट को ये मौसम का रेशियो था और इस दिन को ये था, अधिकतम कितना था, न्यूनतम कितना था। देख रहे हैं, 1/5/12 को 37 डिग्री सेल्सियस, 2/5/12 को 35, 3 को 34, 4 तारीख को 34, ऐसे तापमान जा रहा है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान प्रतिदिन मौसम वैज्ञानिक द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तापमान जानने के लिए एक विशेष तापमापी यंत्र होता है, जिसे अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहा जाता है। यह तापमापी प्रयोगशाला तापमापी की तरह ही होता है, जिसका परिसर रेंज होता है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। मौसम संबंधी और अधिक जानकारी हमें मौसम विभाग कार्यालय से भी प्राप्त हो सकती है। मौसम का यह परिवर्तन सूर्य और पृथ्वी के आपसी संबंध, यानी पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य की किरणें किस कोण पर आ रही के कारण होता है। सूर्य की पृथ्वी से अत्यधिक दूरी होने के कारण बावजूद इसके द्वारा उत्सर्जित उसमें ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो ये कह रहा है कि हम लोग अभी मौसम की रिपोर्ट तैयार करें और 2 दिन का अलग दैनिक समाचार पत्र लें, उनमें दी गई मौसम की सूचना को इस प्रकार तुलनात्मक तालिका 8.2 बनाए। 8.2 में क्या है, देखिए, ये आपको तालिका बनाना है। देखिए, मान लीजिए पेपर से लिया गया खबर 17 मई के, उस पूर्ण निर्माण दिया गया है कि आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, कुछ क्षेत्र में शाम और रात के समय गरज वाले बादल बन सकते हैं, अधिकतम तापमान में कोई खास तब्दीली नहीं होगी, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना। ये पूर्वानुमान है, ठीक है। पूर्ण नवंबर को पेपर में दिया हुआ था कि सुबह कुहासा रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ, अधिकतम तापमान इतना रहेगा, न्यूनतम तापमान इतना रहेगा, आर्द्रता इतना रहेगा, आर्द्रता इतना रहेगा, सूर्योदय इतने बजे होगा, सूर्यास्त इतने बजे होगा। ये सब दोनों रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित जानकारियों का अनुमान लगाएं
और 8.3 में लिखें। ठीक है, कि नवंबर से वर्तमान में क्या हुआ था, तापमान, सूर्योदय, सूर्यास्त, वो आप लिख सकते हो। ये भी पता लगा सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन कैसा था, 17 मई का दिन कैसा था, किस दिन सबसे ज़्यादा तापमान था, आप उस दिन 12 बजे कहाँ थे या क्या कर रहे थे, ये सब खबर आप लिस्ट में लगा सकते हैं। अब आते हैं जलवायु। क्या होता है जलवायु? तापमान, आर्द्रता, अन्य कारक जो होते हैं ना, ये मौसम के घटक होते हैं। प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों तथा अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड मौसम वैज्ञानिक द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। इन मौसमी पैटर्न से किसी स्थान के जलवायु का पता चलता है। हमारे यहाँ जलवायु आमतौर से जो होता है ना, उष्णकटिबंधीय होता है। ये आमतौर पे मानसून पर निर्भर करता है। यहाँ 4 ऋतु होती है। शीत ऋतु जो जनवरी से फरवरी तक होता है, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक होता है। वर्षा ऋतु जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जून सितंबर होता है, और मानसून पश्चात जो होता है अक्टूबर से जो होता है दिसंबर तक होता है। हमारे यहाँ की जलवायु पर 2 प्रकार की मानसून हवाओं का प्रभाव पड़ता है, उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून भी कहा जाता है। जिस स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, हम कहते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म है। और यदि उसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिन में भारी बारिश होती है, तो हम कह सकते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यदि हम भारत के 2 शहर, एक श्रीनगर और दूसरा चेन्नई के औसत तापमान की गणना करें, तो उनका तुलनात्मक रिकॉर्ड करते हैं, हमें उस स्थान की जलवायु का पता चल जाएगा। अब आता है जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन। आप पिछली कक्षा में कुछ जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़े। जंतु किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों और अलग अलग जलवायु के अनुसार अनुकूलित है। हम विभिन्न जलवायु की जंतुओं के अनुकूलन के बारे में चर्चा करें। किसी क्षेत्र की जलवायु जंतुओं पर गहरा प्रभाव डालती है। ठीक है, जंतु उन स्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। जंतुओं का यह लक्षण आचरणीय रचनात्मक हो सकते हैं। जंतुओं का झुंड या समूह में चलना ये आचरणीय अनुकूलन है, जिन्हें उन्हें लुटेरे के समूह से बचाता है। आप मरुस्थलीय जंतु ऊँट के बारे में पिछली कक्षा में पढ़े। अब आपके नीचे चित्र के देख के बताइए कि ऊँट और के नाक और आँख की क्या विशेषता है। ऊँट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है। ऊँट के पैर लंबे क्यों होते हैं। तो ऊँट की शारीरिक रचना के ये सब गुण जो होते हैं ना, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु के अनुसार रचनात्मक अनुकूलन है। अब आते हैं ध्रुवीय भालू पे। ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दोनों ध्रुव के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश है, परिचित जाने पहचाने, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। ये सब ध्रुवीय क्षेत्र हैं। कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। अमेरिका, रूस के साइबेरिया क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया और युगांडा। भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा। ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र है कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत सर्द होती है। यहाँ अधिकतर 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता है, 6 माह तक सूर्योदय नहीं होता है। न्यूनतम तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, न्यूनतम -37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ रहने वाले जंतु इसी अनुसार अनुकूलित होते हैं। क्या होता है कि देखिए, यहाँ के जानवरों के शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती है। इसके त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीत रोधित होता है, इसे गर्म रखता है। सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता होती है। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसके परभक्षी और शिकारी इसे आसानी से नहीं देख पाते हैं। इनके नख मुड़े हुए, लंबे और पैने होते हैं। इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्र के एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। इसके शरीर में सर्दी से बचने के लिए मोटी चर्बी की परत होती है। ये अच्छे तैराक भी है। तैरने के लिए पैरों में जाल जैसा बना होता है। इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य प्रकार के प्राणी हैं मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य प्रकार के कई पक्षी सम्मिलित हैं। मछली ठंडे समय तक जल में रह सकती है, जबकि पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसलिए अधिक सर्दी आते ही गर्म स्थान की ओर चले जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी कहते हैं। साइबेरिया क्रेन इसके उदाहरण है। साइबेरिया जो होता है ना, भारत में राजस्थान और हरियाणा के सुल्तानपुर में जो होता है ना, प्रवास के लिए आते हैं। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय
क्षेत्र में जंतुओं में अनुकूलन। हमारा देश जो होता है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु जो होता है ना सामान्यतः गर्म और नम रहती है। इसके कारण यहाँ वर्षा, वन, घने पेड़ों से भरी रहती है। यहाँ जैव विविधता भी काफ़ी पाई जाती है। जलवायु और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में कई जगह पर विशेष और अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स माना जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं नंदा देवी, नीलगिरी जैवमंडल, पश्चिमी तटीय और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र। जलवायु, पहाड़, ऊंचाई, बारिश की मात्रा जैसे भौगोलिक कारणों से हमारे देश में बहुत विविधता पाई जाती है। जैसे वर्षा वन, पतझड़ वन, शुष्क शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, मरुभूमि वन, हर तरह के वनों में अलग अलग जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसी कारण भारत में इतनी सारी जैव विविधताएँ दिखाई जाती है। हर भाग में जलवायु के कारण वनस्पति और प्राणियों में कई सारे अनुकूलन पाए जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण देखेंगे। एशिया और विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में बंदरों की काफ़ी सारी प्रजातियां पाई जाती है। जैसे बंदर सभी खंडों में पाए जाते हैं, पर वे भारत उपखंड में सबसे ज़्यादा विविधता और अधिक संख्या में पाए जाते हैं। देखिए ये पिक्चर देखिए, ये हनुमान लंगूर है। ये भारतीय बंदर में सबसे अधिक पाया जाता है। ये बंदर जो होता है ना कन्याकुमारी से हिमालय के फुट हिल्स तक, राजस्थान के रेगिस्तान से उत्तर पश्चिम की घनी वर्षा वनों के तक सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विभिन्न जगह पे कुछ स्थानीय विभिन्नताएं होती है। मुख्यतः ये काली और हल्की काले होते हैं। इनके लंबे हाथ, बहुत लंबी पूंछ और छोटा अंगूठा और लंबे पैर होते हैं। वर्षा वनों में जीवित रहने के लिए ये अनुकूलित है। ये तरह तरह की चीज़ खाते हैं। कोई विशेष पोषण न होने के कारण सभी तरह के जंगलों में ये जिंदा रह सकते हैं। इनका खाना मुख्यतः फल फूल, नई पत्तियाँ रहता है। इसके लिए पेड़ों को ऊंची ऊंची डालियों पर चढ़ना जरूरी होता है। इनके लिए लंबे हाथ, पैर, लंबी पूंछ उपयुक्त साबित होती है। ये चारों पैर पर चलते हैं, पर चलने से ज़्यादा कूदना पसंद करते हैं। एक टहनी से दूसरी टहनी पे आसानी से तेज़ी से कूद सकते हैं। इनके जांघ की हड्डी की संरचना इस काम के लिए उपयुक्त होती है। हनुमान लंगूर हमेशा टोलियों में रहते हैं। ये टोलियों में खाना ढूंढते हैं और अन्य बंदरों जैसे उम्दा, रिसस, मेकॉक की अपेक्षा ये कई बार ज़मीन पर उतर जाते हैं और ज़मीन के फल फूल तथा छोटे मोटे प्राणी खाते हैं। इस अनुकूलन के कारण ये कम घनी या सूखी जगह या मानव बस्ती के निकट रह सकते हैं। इस कारण ये भारतीय जंगलों का सबसे सफल जंतु है। अब आते हैं भारत में कई जगहों पे ऐसे ही हाथी पाए जाते हैं। हाथी हमें मौसम, जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव से हुए कई अनुकूलन देखने को मिलते हैं। ये जंतु जो होता है ना, हाथी के पीछे देख लीजिए, जैसे ही हाथी वैसा। ये प्रमुख रूप से ये शाकाहारी होता है, घास खाता है, परंतु इनके आकार के अनुसार बड़ी मात्रा में घास सभी मौसम में उपलब्ध न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इनके विशाल आकार और लंबी सूंड के कारण वृक्षों की बड़ी ऊंचाई से टहनियाँ और पत्ते तोड़कर खा सकते हैं। जमीन पर रहने वाला यानी भारत के वनों का अन्य कोई जीवन इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता है। उनकी सूंड जो होता है ना, घास काटने और चुनने के लिए और टहनियाँ पत्ते तोड़कर मुंह में डालने के लिए एडॉप्टेड होता है। आकार में बड़ा होने के कारण शरीर की सतह पर वाष्पन पर्याप्त नहीं होता है। भारतीय उपखंड के गर्म मौसम ये बड़ी समस्या हो सकती है। हाथी के कान बड़े होते हैं, कान के यहाँ त्वचा पतली होती है, रक्त वाहिनियों का जाल होता है। आपने देखा होगा हाथी हमेशा अपना कान हिलाता रहता है। इसी से शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अफ्रीका में गर्मी का मौसम भारत से अधिक तेज होता है। वहाँ ग्रीष्मकाल में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इस गर्मी में खुद का तापमान नियंत्रित रखने के लिए अफ्रीकन हाथी के कान भारतीय हाथी के कान से बड़े होते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, इंग्लिश वर्ड, जिसको आप रीडिंग कर लीजिए। इसके बाद आप इस चैप्टर से आपने क्या सीखा है?